अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मईशत बारे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक की जायज़ा रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं कि जो सब्सिडी है गैस और बिजली की उसको मुंसलिक किया जाए BISP के साथ। वो ये भी वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अभी ज़खायर हैं उसमें कमी है हो रही है एज़ पर प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और कुछ और भी मामलात पे टैक्स बेस की बात तकरीबन हर जो मॉनेटरी एजेंसी है वो तकरीबन कर रही होती है कि टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए। तो सबसे आपकी नज़र में इम्पॉर्टेंट बात क्या है? क्या सब्सिडी BISP से मुंसलिक हो जाएगी तो ये मामला शफाफ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में मैं 5, 8, 10 साल बाद फिर वही कहानी सुनता हूँ फैसल, जो हम स्टेट में बैठकर उस टेबल पर करते थे। ये जो BISP एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। ये नेशनल जो रजिस्ट्री है हमारे पास, जिसको NSER कहते हैं, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, इसमें हमारे पास 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसने भी जो सब्सिडी देनी है हम बिजली के थ्रू देने की बजाय हम उस हाउस होल्ड को दें, और वो फेडरल का काम भी नहीं है। अब हमने 2-3 बातें डिस्कस की हैं। टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, ये काम किसका है? किसी प्रोविंस ने अपने यहाँ बिजली की कीमत को कम करना है तो वो जरूर करे। इस वक्त फेडरल 250 अरब की सब्सिडी दे रहा है टैरिफ डिफरेंशियल में, जिसका मतलब है डिस्को ए और डिस्को बी का जो गैप है वो निकाल रहा है। 400 अरब दे रहा है सर्कुलर डेट, यानी कि इनएफिशिएंसीज की मद में। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल ही नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की सब्सिडी गई है, और आज भी पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बिजली बहुत महंगी है, बहुत इनएफिशिएंट है। दैट्स द सैड स्टोरी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका निज़ाम, पॉलिसी का भी, रेगुलेशन का भी, ऑपरेशंस का भी, सारा ठीक होने वाला है बिजली का। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस पे एक एतराज़ ये किया जाता है कि ये होना तो चाहिए, जो गरीब निचले तबके के लोग हैं उनके लिए सब्सिडी होनी चाहिए, लेकिन ये लाइफ टाइम हमेशा के लिए तो नहीं होने चाहिए। वो पाँव पर कब खड़े होंगे अगर आप मुसलसल उनको सब्सिडाइज करते रहेंगे और इमदाद पर जीने की आदत डाल देंगे? तो क्या इसकी कोई लिमिट भी होनी चाहिए कि 5 साल, 10 साल, 7 साल? इरशाद साहब, पहली तो बात यह है कि ये 750 अरब रुपया जो फेडरल गवर्नमेंट इस दफा देगी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। फिर जब हम कहते हैं कि खसारे बढ़ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भांग है, जब हम कहते हैं कि फिस्कल फ्रेमवर्क, फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ब्रोकन है। 18वीं तरमीम के मुताबिक, आप खुद शागिर्द हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के, आप बहुत ही बखूबी समझते हैं, पॉवर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट दैट इज फेडरल। If it is not a federal subject, इसमें NFC में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर वफाक 750 अरब रुपया इसमें देता चला जाएगा तो ये सोचने की बात है। दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट रखी है कि इस प्रोग्राम को इटसेल्फ हमें जाकर सोचना है कि ये क्वार्टरली जो हम पैसे घर भेजते हैं, ये क्या हम भेजते रहें ताहयात, या हम किसी को भैंस दें, किसी को साइकिल दें, किसी को एक ट्यूबवेल लगा कर दें? क्या हम कट्ठे 1 लाख रुपया दे दें रादर देन सेंडिंग पीस मील मनी, सो दैट वो अपने खुद खड़े हो सकें पांव पर, चाहे दुकान लगाएं, या 3 चीजें मैंने पहले की हैं। इस पे एक तहकीक जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है वो यही कहता है कि मोर यू गिव मनीज एज लेंडिंग में बी, नॉट इवन एज जस्ट डोल आउट्स, जिससे वो भैंस खरीद के दूध भी बेच सकें और कल को 2 भैंसें कर सकें। दैट इज द वे टू मूव। हम अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं जिसमें हम डोल आउट की ही, जिसे एक तरह कहते हैं बिहेवियर ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी में। ये पॉवर्टी नहीं रिमूव करता फैसल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स आर अ सपोर्ट के खुदा न खास्ता मेरे घर कोई फौतगी हो गई और मेरा अर्नर खत्म हो गया, खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ गया, खुदा न खास्ता कोई आंगहानी सूरत और पैदा हुई, हमारी क्रॉप्स खराब हो गई। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाउ व्हाट डज दिस रिक्वायर? मैं बार बार कहता हूँ इरशाद साहब, पाकिस्तान का जो सब पॉलिसी सिस्टम है वो कैपेबिलिटी के क्राइसिस में है, वो HR के क्राइसिस में है।
कि इतनी सोच जो कि हम एक 10 मिनट के प्रोग्राम में डाल रहे हैं कभी उस टेबल पर डाली जाए जो सोशल प्रोटेक्शन पाकिस्तान का डिफाइन करे, फेडरल लेवल पर नहीं। एक मैं वाकया अर्ज करता हूँ। अखुव्वत ने एक ख़ातून थी, बेवा ख़ातून थी, उसको एक बकरी दी ख़रीद के अपने प्रोग्राम के तहत। उसके बाद कुछ साल के बाद किसी ने उस खातून का इंटरव्यू किया और उससे पूछा कि वो बकरी कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरे पास चूँकि उस बकरी ने बच्चे दिए, उसके दूध से मैंने गुजारा किया, वो बच्चे बढ़ गए, बकरे हो गए, तो वो बकरी मैंने फिर किसी और मुस्तहिक को दे दी। यानी वो एक बकरी जो थी वो 2 ख़ानदानों के मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया बनी। तो ये आपकी बात ठीक है कि कोई ऐसा ज़रिए रोज़गार पैदा करना चाहिए, ना कि उनको आदत डाल दी जाए कि जी ठीक है वो इमदाद लेते रहे हैं और उस पर गुजारा करते रहे। मेरा जो क्वेश्चन भी है वो इसी से रिलेटेड है। बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ज़रा इस पर रोशनी डालें। हम जो सूबे हैं वो BISP के डेटाबेस से इस्तेफ़ादा करें बस और उसके मुताबिक लोगों को रिलीफ दें, या इसी बात पे मुनहसिर रहें जो आप बात कर रहे हैं कि विफाक का काम नहीं है। लेकिन अभी जब ज़ोर लगा सैलाब के दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इशू बना कि BISP के ज़रिए जो पंजाब हुकूमत है उसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, उन्होंने अलहदा से मैकेनिज़्म बनाया, तो ये मामला आप नहीं समझते कि ज़्यादा पोलिटिसाइज ज़्यादा है टेक्निकल से? पहले तो बात यह है कि आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा कानून है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसने तायुन किया है 18वीं तरमीम के मुताबिक कि कौन सा वफाक का काम है और कौन से सूबों का काम है। या तो उसको जाकर आप तब्दील करना चाहते हैं तो ज़रूर ये कीजिए, अदरवाइज पावर्टी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब काम डिवॉल्व हो चुके हैं। हम अभी भी वफाक में जारी अखराजात में, डेवलपमेंट के अखराजात में और इनकम सपोर्ट में एक बहुत बड़ा चंक चलाते चले जा रहे हैं। सड़कें भी बना रहे हैं कहीं कहीं जाके प्रोविंसेस में। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, इसी की वजह से खसारे होते हैं। सो एक तो यह है कि वो जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है वो जो भी प्रोविंस यूज करना चाहे, पंजाब, KP, क्वेटा, सिंध यूज करना चाहे वो यूज करे। अपने जो उनके रिच रिसोर्सेज हैं, प्रोविंसेस आर रिच। Why are they rich? Because वफाक पैसे देता है और उनके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, उनके पास GST ऑन सर्विसेज, मोटर व्हीकल टैक्सेशन, लैंड प्रॉपर्टी टैक्सेशन। जस्ट इमेजिन करें फैसल साहब कि उनके पास कितनी इंसेंटिव है टू अर्न वेरी वेरी हाई इनकम। वो जाकर फैसल को, इरशाद को, खाकान को मुफ्त बिजली देना चाहें, फी सबीलिल्लाह 1000 बार दें, बट ये काम प्रोविंसेस का है। उससे नीचे अगर नीचे की सतह पर गवर्नमेंट आती है, वो सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ किसी जगह फ्री करना चाहे ना करना चाहे, ये उनका काम है। अब ये हम कर नहीं पा रहे और हम वो चाइनीज प्रोवर्ब है ना, गिव अ मैन अ फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर अ डे, हम उस गेम में हैं। टीच द मैन टू फिश, जैसे बकरी उसको दी हमने, एंड यू विल फीड हिम फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम। आई थिंक हम पॉलिसी साजी इस निगाह से कर नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल अब ये काम फंड में रहते हुए कर लेना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे फैसल? तो 54% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे, 38% टैक्स है। फैसल बहुत बड़े एंकर हैं पाकिस्तान के, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, मैं उनसे 40%, 38% टैक्स ले रहा हूं। वो मुल्क छोड़ के अगर UAE जाते हैं तो उन पे 9% टैक्स लगता है। सो स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट लोकली। हम कर नहीं पा रहे ये। अब ये किस तरह हो इवन विदाउट गोइंग टू NFC? मैंने तो NFC में जाने की बात ही नहीं की अभी, क्योंकि NFC तो और जाकर चीजों को बहुत क्लियरली डिफाइन करेगा। जरूर करना चाहिए। वो भी जरा हाल देखिए, 2014 में खत्म हुआ था, 2025 में है, मतलब 11 साल गुजर गए, 26 आ गया बल्कि। तो 11 साल बाद भी मैं कह रहा हूँ कि NFC को कीजिए। सो ये सारे वो काम हैं जो कि नहीं होते, पर ये आज हम गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि अब 1.5-2 साल रह गए हैं, IMF की इंगेजमेंट है, एक स्टेबिलिटी है, एक्सटर्नल फ्रंट बड़ा अच्छा है, अमेरिका, सऊदी अरेबिया सबसे ताल्लुकात, चाइना अच्छे चल रहे हैं, डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं। सो इंटरनली फिर भी जो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी के, वो ठीक नहीं हो पा रहे। उसमें थॉट प्रोसेस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं पाकिस्तान इज एन HR क्राइसिस। जब तक उस क्राइसिस को हल नहीं करेंगे तो ना IMF प्रोग्राम से ही निगोशिएट करके आगे बढ़ सकेंगे और ना ही ये जो पॉलिसी साजी करनी है जिससे दूरस्थ नताइज निकलें, उसमें कामयाबी होगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब दूसरा मसला जो उसने वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में, वो ये है पानी की कमी का इशू। अब दो तरह से है, एक तो वैसे रिजर्वायर जो हैं वो रिजर्व कम हो रहे हैं, और दूसरा साथ ही साथ ये इंडिया ने जो पिछले साल इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया अपने तौर पर, या मुअत्तल किया, उसकी वजह से भी पानी का क्राइसिस आ रहा है। इससे हम कैसे ओहदा बरा हूँ, इंडिया से कैसे ओहदा बरा हूँ, और ओवरऑल पानी बचाने का, पानी के ज़खायर बढ़ाने का कौन सा फार्मूला है जो कामयाबी के साथ हम इस्तेमाल करके अपने रिज़र्व भी बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़रिए मईशत को भी बेहतर कर सकते हैं? सो देखिए, पहली बात यह कि ये बड़े टफ डिसीजन मांगता है। सबसे पहला डिसीजन तो यह है कि आप अपनी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं ठीक करेंगे। अगर आज भी 2.6% पे ग्रो कर रहे होंगे, 70 लाख बच्चा 2026 में पाकिस्तान में पैदा होगा। ये फैसलाबाद के बराबर है। यू वांट टू टॉक डीप, लेट्स टॉक डीप, राइट? अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो जितना मर्जी पानी पाकिस्तान में पैदा कर लें, ये बात नहीं ठीक होगी। नंबर 2, आउटडेटेड इरिगेशन के और इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। 90% वाटर जो है गोज टू एग्रीकल्चर और ऑफन ऑब्सोलीट मेथड्स पे है। बता दें क्या करना है। कहाँ है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क, कहाँ है वो जिसे कहते हैं मिनिस्टीरियल फ्रेमवर्क, काम किसका है? चारों प्रोविंसेस का है। पर आपने चूंकि फूड सिक्योरिटी बनाई हुई है वहां पर, वाटर का भी रखा हुआ है वहां पर, सो अब डिस्टॉर्शन है, क्लियर नहीं हो रहा। लो स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल ये बात ठीक है। पाकिस्तान के पास अराउंड 30 डेज की सप्लाई है, सो मोस्ट रेन एंड फ्लड वाटर इज लॉस्ट। मुझे दूरस्थ पॉलिसी बता दें कि इसको कैसे ठीक करना है। आपने तो 90 की दहाई से IPPs की तरफ चले गए थे आप। अच्छा, फिर ये हम कहते हैं ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त कर दें। यार सोचिए, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, दैट्स अ सीरियस कंसर्न इन पाकिस्तान। पोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चले, ये तो वो है। फिर डिपेंडेंस, अब आप आ जाए सिंगल रिवर सिस्टम पे, इंडस रिवर सिस्टम पे सारी चीज है। सो मेन जो वेरिएबिलिटी है फ्लोज में, ये क्लाइमेट अपस्ट्रीम एक्शंस और ये जो होल कंट्री है इसको इनगल्फ कर रही है, इसमें हमें देखना पड़ेगा। सो लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कई दफा तो मुझे कहा जाता है कि सम रिपोर्ट्स तो है 55 से 80% पाकिस्तानी जो है उसको साफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। आपको पता है कि इससे कितनी बीमारियां आती हैं और एक राइजिंग कॉस्ट आती है उससे, किस चीज की? हेल्थ की, और हेल्थ आप मांगना चाहते हैं फ्री। सो ये जो ग्रोइंग सिटीज हैं, ऑल दिस रियली मैटर्स। सो हम बेटर स्टोरेज से लेके ये डॉक्टर साहब जो पानी की आप बात कर रहे हैं, जब ये फ्लड आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवन मीडिया पे बड़ी डिबेट हुई। एक डिबेट ये हुई कि डैम्स जो हैं वो ज़रूरत हैं और वो बनने चाहिए, और इवन यहाँ तक भी बात आई कि शायद कालाबाग डैम पे भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरा ये हमने देखा कि उसके मुकाबले में एक वो पोर्शन था जो कहता था कि डैम्स की ज़रूरत नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो दरिया हैं, इनके जो ज़रे ज़मीन पानी है उसको निकाला जाए और वो काफ़ी है लाहौर के लिए भी और दरियाओं के किनारे जो शहर आबाद हैं। फिर तीसरी एक और थ्योरी भी थी, कम से कम एक डिबेट इनिशिएट हुई थी। अब वो सैलाब जूझू गया, हालात जूझू नॉर्मल हुए, अब ना हम मीडिया पे देख रहे हैं, ना हम कोई सेमिनार देख रहे हैं, ना कोई डिस्कशन देख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि पानी मैनेज करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? सबसे बात यह है पहले कि कैपेबिलिटी बिल्ड करने की प्लानिंग कमीशन में, जिनका ये काम है कि वो दूरस्थ पॉलिसी साजी करें, उसको प्रोजेक्ट कमीशन से निकालने के लिए, मैं बार बार फैसल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की बात इसलिए करता हूँ पाकिस्तान में। ये आपने बहुत ही अच्छा, आज आपने मुझे पहली बार सवाल किया, मुझे फ्लड्स में ये सवाल आया था और आज जितना अरसा भी गुजर गया मुझे किसी ने मीडिया पे ये सवाल नहीं किया। आई प्रॉब्ली एम हाईली इंटरव्यूड एंड आई राइट हाईली ऑल्सो। इवन एक्सपर्ट्स की बात अब नहीं आती, वो उस वक्त आए थे। सो ये प्लानिंग कमीशन और जो प्लानिंग कमीशन प्रोविंसेस में हैं उनको P&D डिपार्टमेंट शायद कहते हैं, उनका काम है कि वो हमें बारहा बता रहे होते कि उन्होंने 6, 8, 10 महीने में क्या चीजें की हैं कि नेक्स्ट फ्लड जो आने वाला है उससे बचा जा सके और इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही हो, और कितने डैम्स बनने चाहिए या कितना ये जो रिवर बेड्स की बात आपने की, इसमें बड़ा जैसे कहेंगे मीट है इस बात में कि ग्राउंड वाटर रेगुलेशन जो है वो कैसे करनी है, और उसके बाद अवेयरनेस एंड पॉलिसी कि पानी कैसे बचाना है। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम एन ऑस्ट्रेलियन ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट, मैं पढ़ा हुआ वहाँ का हूँ। एक दिन मेरे घर में पता चला कि लोकल वाटर वाले आए हैं और उन्होंने हमारे जो शावर थे वो सारे तब्दील कर दिए। लेट्स से उसमें 1 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उन्होंने कहा आप आधा लीटर पर मिनट पानी निकलेगा। डू यू सी द अवेयरनेस, एजुकेटिंग अ सिटीजन, वाटर कंजर्वेशन एंड एनफोर्सिंग लॉज टू रिड्यूस वेस्ट।
अब ये सारा कुछ करना पाकिस्तान में है अथॉरिटीज का काम, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे। एसओईज चलाना ये उनका काम नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिसी साजी को बहुत ऊपर लेकर जाना, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना, ये सारे काम हम कर नहीं पा रहे। हमने इतने सेंटर्स बनाए, PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, NARC, एग्री यूनिवर्सिटीज, स्टेट ने फंड की, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से फंड हुई। उनका काम है ना कि वो जाएं एग्रीकल्चरिस्ट के पास, और छोटा फार्मर जो है हमारा, ना वो उसमें इतना शऊर है, ना वो इतनी मैकेनाइजेशन रखता है कि वो ड्रिप वाटर इरिगेशन कर सके। हाउ डू यू इंश्योर दैट? सो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारा तो मसला ये है कि पानी के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो हमने गैस के साथ किया, कि एक माचिस की तीली बचाने के लिए गैस हम ज़ाय करते रहे कि चूल्हा जलता रहे। अब पानी के साथ भी वही सलूक हो रहा है, घरों में भी और खेतों में भी। अब ये आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी लोगों ने अपने ख़र्चे पर अपने पैसे लगा के अपना जो है वो किया, और हमारे जो हुकूमत के इदारे हैं वो हौसला शिकनी कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, सस्ती एनर्जी की, और सिर्फ इसलिए कि वो जो IPPs का बोझ है वो बरकरार रहे, उसको ख़त्म ना किया जा सके या उसको कम ना किया जा सके। तो इसके पीछे क्या मंतिक है? देखिए, मंतिक बड़ी सादी है। मैंने एनर्जी पे बड़ी क्लियर एक फोकस पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि काम क्या होने वाले हैं। पहले यह है कि जो स्टेट है उसको फोकस करना है अपना रोल गुड पॉलिसी मेकिंग पे। इसका क्या मतलब है कि आपको एक प्रोफेशनल नॉट अदरवाइज टेक्नोक्रेटिक सिनर्जिस्टिक एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है। आप वो बना ही नहीं पा रहे। डिविजन्स, वाटर, पावर, पेट्रोलियम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और आप सोच नहीं पा रहे कि एक मॉलिक्यूल बिजली का इरशाद साहब के घर पे आना चाहिए। गैस भी आती है, सोलर भी आता है, ग्रिड से बिजली भी आती है, हम बना नहीं पा रहे बिकॉज पॉलिसी साजी का फुकदान है। IPPs की 90 की पॉलिसी से लेकर आज तक देख लें, 2015 में CPEC के अंडर ये लगे, उनकी कैपेसिटी पेमेंट तक और सोलर तक हम पॉलिसी साजी को ठीक हैंडल नहीं कर पाए। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री का फुकदान है। रेगुलेटर्स पाकिस्तान में है नहीं है। हमने नेपरा और ओगरा को सेपरेट रखा हुआ है। इसको कंबाइन करके पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर बनाने की जरूरत है, जिसका मार्केट मेकिंग का एक्सपीरियंस हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टैप करना पड़ेगा। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, NTDC यानी कि ट्रांसमिशन में इतने रहे हैं कि हम जहां बिजली बनाते हैं वहां से लेकर नहीं जा सकते, इसलिए बिजली की खपत नहीं होती। और आखिर में सारे डिस्कोज, जेनकोज, NTDC, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है? सरकार के पास है। इस साल भी 400-500 अरब का नुकसान करेंगे, इनएफिशिएंसीज बढ़ेंगी। अब सोलर पॉलिसी को डिवाइस करना, क्या मार्केट रेट्स मूव किए हैं, क्या पेबैक्स चल रहे हैं? सोलर 8000 मेगावाट आई है, 12000 मेगावाट आई है, नेट मीटरिंग पे चल रही है, नॉन नेट पे चल रही है। मैं तो कहता हूँ ये डेटा ही पहले मुझे कोई दिखा दे, उसके बाद उसको डिवाइस करना फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ पाकिस्तान बेनिफिट। ये तो ग्रिड्स जो है ना, ये इस तरह रहेंगी नहीं। आपको डॉक्टर साहब ये हालिया एक इशू भी है। अभी कल जो वज़ीर आला KP हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने कहा जी 4700 अरब रुपए देने हैं विफाक ने हमारे। और गंडापुर साहब के दौर में भी ये बात उठी थी कि तकरीबन कोई 3,500 या 4,000 जो हैं वो बिजली की मद में विफाक ने देने हैं। और विफाक फिर ये क्लेम करता है कि लाइन लॉसेस की मद में जो हैं वो जो पेस्को है, पेशावर सप्लाई कंपनी, उसने सबसे ज़्यादा देने हैं। ये माजरा क्या है? ये मामला क्या है? क्या वाक़तन देने हैं? और अगर विफाक ने देने हैं और विफाक जो रिकवरी नहीं कर पा रहा तो उसका जिम्मेदार भी क्या विफाक ही है? तो एक तो बात समझेंगे, आई थिंक वो बात जो हमेशा KP के साइड से आती है, बिकॉज आई बीन ऑन द टेबल सो आई नो व्हाट द इश्यूज आर। इट्स अबाउट नेट हाइडल प्रॉफिट। वो उनका एक नेट हाइडल प्रॉफिट है। मैं नहीं जानता कि उसमें डिलेज हैं कि नहीं, बट वफाक क्लेम करता है कि दे हैव बीन पेइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस और दे आर अप टू डेट। अभी तो एक रेकंसिलिएशन का इशू है ना, इसको पॉलिटिकल बनाने की तो फैसल जरूरत ही नहीं है। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के रेकंसिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो उनका KP के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी प्लस उनके जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो आपस में बैठ के कर लें कि अगर कोई रह गए हैं पैसे तो वो बता दें, उसमें कोई पेमेंट्स मौखर हुई हैं।
दूसरी बात जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल फर्क है कि टेस्को में क्या रिकवरी हो रही है और क्या लॉसेस आ रहे हैं, वो तो बहुत देखने पड़ेंगे। क्या हाई फीडर्स पे क्या लॉसेस आ रहे हैं, उस पर ऑफकोर्स एक सर्कुलर डेट बिल्ड होता है। अब वो वफाक जो है वो उसको फिस्कलाइज करता है। करता क्यों है? फिस्कलाइज से मतलब है 400 अरब रखे हुए हैं कि उसकी पेमेंट करता है। वो क्यों करता है? वो यार इसलिए करता है कि IMF ने कहा है कि आप सर्कुलर डेट को बढ़ा नहीं सकते। और मैं तो IMF को कहता हूं कि ये भी गलत तरीका है। मतलब आप मुझे कह रहे हो कि इरशाद साहब एक डिस्को चला रहे हैं और वो नुकसान कर रहे हैं। जो नुकसान कर रहे हैं मैं फैसल के टैक्स के पैसे से लेके उसको भरता रहा हूं। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पॉलिसी, बट दैट इज द पॉलिसी दैट इज इन वोग। उसमें हो सकता है कि जो हाई लॉस डिस्कोज हैं उनकी पेमेंट्स पूरी ना हो रही हो, वो भी बैठ के रेकनसाइल की जा सकती हैं। बट लॉन्गर टर्म ये मसला नहीं है। लॉन्गर टर्म ये मसला है कि कैसे एक कंपेटिटिव मार्केट बने कि फैसल नहीं अगर अपने बिजली के बिल भर रहा, क्वेटा में है, लाहौर बैठा है, जहां भी बैठा है, उसकी बिजली डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। फैसल का आज मैं मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट करता हूं ना, तो फैसल मेक्स श्योर दैट ही गोज एंड पेज हिज बिल एट व्हाटएवर कंपनी। दैट इज सो ट्रू। बट चूंकि मैं उनको 3-3, 6-6, 8-8 महीने उनकी बिजली नहीं डिस्कनेक्ट करता, तो उस वजह से फैसल जो है वो बिजली का बिल ऑन टाइम नहीं देता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ व्हाट इज रियली। और ये फैसल प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर। फैसल साहब से ये शिकायत है वैसे टेलीफोन कंपनी को। और ये पब्लिक सेक्टर के इश्यूज सिर्फ KPK की नहीं है, बहुत सी रिकवरीज बहुत सी जगहों पे नहीं होती अब तो डॉक्टर साहब टेलीफोन कंपनीज में भी जो कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है और आपस में मर्ज हुए जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एंड में एक ही कंपनी आनी है और उसी ने अपनी चांदी दिखानी है और फिर वो जो मर्जी चार्ज करे, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन में बहुत कम हो गया है कंपटीशन। कंपेटिटिव तो है, लेकिन ये कंपटीशन क्यों कम हो रहा है? जरा इस पे भी रोशनी डाल दें डॉक्टर साहब। देखिए ना, ये भी रेगुलेटर का, मार्केट मेकर काम है। कंपटीशन इसलिए कम हो रहा है कि मार्जिन जो है पाकिस्तान में चीजों के कई स्क्वीज होते चले जा रहे हैं। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए कंपनीज जो है मर्ज कर रही हैं ताकि उनकी कॉस्ट्स नीचे जाएं। प्लस जो हमने जब भी किया, अब 5G आएगा, फिर एक नई डेटा चीजें चलेंगी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में हालांकि टेली डेंसिटी बहुत अच्छी है, बट अभी भी उस तरह की सर्विसेज का यूज नहीं है। अब अनकरीब आप सुनेंगे, आई थिंक फरवरी मार्च में 5G का भी इजरा होगा, तो एक नई चीज आएगी। इन एसेंस वैसे ही 25 करोड़ का मुल्क है, मेरे हिसाब में तो कंपनी ज्यादा आनी चाहिए। बट ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने एक ओवरऑल फ्रेमवर्क में ये देखा है कि कंपेटिटिवनेस इन द टेलीकॉम हैज रिड्यूस्ड। आई होप कि आने वाले दिनों में बेटर रिटर्न्स जो इधर हैं वो कंपनीज को नज करेंगे टू कम टू पाकिस्तान। जी ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।